कोलकाता के बंदरगाह को बचाने के लिए भारत ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सिर्फ एक नदी का रास्ता नहीं बदला, बल्कि दो देशों के रिश्तों में भी गहरी दरार डाल दी। यह कहानी है एक बैराज की, एक नहर की और उस पानी की जिसके लिए भारत और बांग्लादेश दशकों तक मेज पर भी भिड़े और दुनिया के मंचों पर भी। द ब्लूप्रिंट हिंदी पर हम ऐसे ही मेगा प्रोजेक्ट्स की असली कहानी लाते हैं। वो परत जो अखबारों में अक्सर छूट जाती है, वो फैसले जो नक्शे नहीं जिंदगियां बदल देते हैं। आज की कहानी है फरक्का बैराज की, इंजीनियरिंग, राजनीति और एक साझी नदी के बंटवारे की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक ऐसी जगह है जहां गंगा दो दिशाओं में बंट जाती है। एक धारा पूरब की तरफ जाती है, बांग्लादेश में दाखिल होकर पद्मा कहलाती है। दूसरी धारा दक्षिण की तरफ मुड़ती है, भागीरथी के रूप में, जो आगे चलकर हुगली बनती है और कोलकाता के बंदरगाह तक पहुंचती है। यह बंटवारा सदियों पुराना था, लेकिन इसी प्राकृतिक बंटवारे में आगे चलकर एक बहुत बड़ी राजनीतिक और आर्थिक समस्या छिपी हुई थी। कोलकाता का बंदरगाह सिर्फ एक शहर का बंदरगाह नहीं था। आजादी से पहले भी और उसके बाद भी यह पूरे पूर्वी भारत की आर्थिक धुरी था। पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, इन सब इलाकों का समुद्री व्यापार इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता था। नेपाल और भूटान का बाहरी संपर्क भी काफी हद तक इसी बंदरगाह पर टिका था और इस बंदरगाह की जान थी हुगली नदी। लेकिन समय के साथ एक धीमी मगर खतरनाक समस्या बढ़ने लगी। हुगली में गाद जमती जा रही थी। सूखे महीनों में ऊपर से आने वाला पानी कम हो जाता, नदी की रफ्तार धीमी पड़ती और गाद नीचे बैठ जाती। नदी उथली होती गई। इसका सीधा मतलब था बड़े जहाजों के लिए रास्ता मुश्किल होता जाना, और अगर जहाज बंदरगाह तक न पहुंचे तो बंदरगाह का महत्व भी धीरे धीरे घटने लगता। अंग्रेजों के दौर में भी इंजीनियरों ने इस खतरे को पहचाना था। इसके लिए कई सुझाव दिए गए। उनमें सबसे अहम सुझाव यह था कि गंगा का ज्यादा पानी हुगली की तरफ मोड़ा जाए ताकि नदी की रफ्तार बढ़े, गाद बहे और चैनल जिंदा रहे। लेकिन उस समय यह बात कागजों से आगे नहीं बढ़ सकी। फिर 1947 आया, आजादी आई, लेकिन साथ में बंटवारा भी। अब गंगा का पूरा मामला सिर्फ एक नदी का नहीं रहा था। सीमा खिंच चुकी थी। नीचे की ओर बहने वाली धारा अब दूसरे देश के हिस्से में जाती थी। बाद में वही इलाका बांग्लादेश बना। इस नए राजनीतिक नक्शे ने पुराने जल विज्ञान को एक नए विवाद में बदल दिया। हुगली को पानी चाहिए था, लेकिन गंगा की मुख्य धारा सीमा के सवाल से जुड़ चुकी थी। 1950 और 1951 के आसपास भारत के जल विशेषज्ञों और केंद्रीय जल आयोग ने इस समस्या पर गंभीरता से काम शुरू किया। प्रस्ताव यह बना कि फरक्का के पास गंगा पर एक बैराज बनाया जाए और वहां से एक लंबी फीडर कैनाल निकाली जाए जो पानी को भागीरथी हुगली तंत्र में पहुंचाए। मकसद साफ था, हुगली की धार तेज करनी है, गाद को बहाना है और कोलकाता बंदरगाह को बचाना है। सुनने में यह सीधा इंजीनियरिंग समाधान लगता था, लेकिन असली मुश्किल यहीं से शुरू हुई। जैसे ही यह विचार बाहर आया, पाकिस्तान ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। उस समय बांग्लादेश अस्तित्व में नहीं था और पूर्वी पाकिस्तान को डर था कि अगर भारत ने गंगा का पानी मोड़ दिया तो नीचे की तरफ बहने वाले इलाकों में सूखे महीनों में पानी की कमी हो जाएगी। वहां की खेती, वहां की नदियां, वहां का पूरा डेल्टा इस जल प्रवाह पर निर्भर था। यह सिर्फ एक आपत्ति नहीं थी, यह आने वाले दशकों की पहली चेतावनी थी। 1951 का विरोध सिर्फ एक कूटनीतिक आपत्ति नहीं था, वह एक साफ संकेत था कि फरक्का कभी भी सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बनकर नहीं रहेगा। भारत के लिए यह कोलकाता बंदरगाह को बचाने का सवाल था। नीचे की तरफ बसे इलाकों के लिए यह जीवनदायिनी नदी के बंटवारे का सवाल था। एक ही पानी था, लेकिन उस पर दो बिल्कुल अलग दावे खड़े हो चुके थे। उस दौर में भारत बड़े बांधों, बैराजों और राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स के जोश से भरा हुआ था। नेहरू के भारत में बड़े ढांचे सिर्फ निर्माण नहीं थे, नए देश की पहचान थे। फरक्का भी उसी सोच का हिस्सा था। यह सिर्फ पश्चिम बंगाल का प्रोजेक्ट नहीं माना गया, बल्कि पूर्वी भारत की आर्थिक सुरक्षा का एक उपाय समझा गया। लेकिन योजना बनना और उसका जमीन पर उतरना दो अलग बातें होती हैं। 1951 में प्रस्ताव सामने आया, मगर निर्माण शुरू होने में लगभग एक दशक लग गया। इस बीच इंजीनियरों, हाइड्रोलॉजिस्ट्स और रिसर्च संस्थानों ने लगातार अध्ययन किया। सबसे बड़ा सवाल था, हुगली को जिंदा रखने के लिए आखिर कितना पानी चाहिए। पुणे के केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र, पश्चिम बंगाल के रिवर रिसर्च संस्थान और दूसरे विशेषज्ञ समूहों ने मॉडल बनाए। विदेशी हाइड्रोलिक विशेषज्ञों से भी सलाह ली गई। वर्षों की जांच पड़ताल के बाद
एक केंद्रीय निष्कर्ष उभरा। हुगली में लगभग 40,000 क्यूसेक्स पानी पहुंचाना जरूरी होगा, तभी नदी की धार इतनी मजबूत रहेगी कि गाद को बहा सके। यही संख्या आगे चलकर पूरे विवाद की धुरी बन गई। 1961 में भारत सरकार ने फरक्का बैराज प्रोजेक्ट को औपचारिक मंजूरी दी। उसी साल फरक्का बैराज प्रोजेक्ट अथॉरिटी बनाई गई ताकि पूरे प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण और बाद का संचालन एक ही ढांचे के तहत हो सके। यह सिर्फ एक बैराज नहीं था, इसके साथ जंगीपुर बैराज, फीडर कैनाल, नेविगेशन लॉक, तट सुरक्षा और दूसरे सहायक ढांचे भी शामिल थे। उसी के साथ जमीन पर काम शुरू हुआ। फरक्का की लोकेशन बहुत सोच समझकर चुनी गई थी। मुर्शिदाबाद में यह वह अहम बिंदु था जहां भारत अपनी सीमा के भीतर रहते हुए गंगा के प्रवाह पर असर डाल सकता था। इससे आगे नदी बांग्लादेश की दिशा में बढ़ जाती, इसलिए यह जगह सिर्फ सुविधाजनक नहीं थी, लगभग अनिवार्य थी। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को निर्माण का बड़ा काम मिला, लेकिन गंगा जैसी विशाल नदी पर काम करना किसी सामान्य प्रोजेक्ट जैसा नहीं था। मानसून में नदी उफान पर होती, बहाव तेज होता, किनारे दलदली हो जाते। काम का असली मौसम वही होता जब पानी अपेक्षाकृत शांत रहता। हर साल कुछ महीनों में काम तेज होता, फिर मानसून आते ही रफ्तार टूट जाती। यही चक्र साल दर साल चलता रहा। साथ ही फीडर कैनाल का काम भी आगे बढ़ा। यह लंबी नहर खेतों, गांवों और निजी जमीनों से होकर गुजरने वाली थी, और जहां भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट जमीन पर उतरता है, वहां सिर्फ मशीनें नहीं चलती, लोगों की जिंदगियां भी हिलती हैं। जमीन अधिग्रहण हुआ, कई परिवार प्रभावित हुए और कुछ जगहों पर विरोध भी हुआ। यह वह हिस्सा है जो आधिकारिक रिपोर्टों में अक्सर छोटा दिखता है, लेकिन जमीन पर वही सबसे भारी पड़ता है। उधर पाकिस्तान की आपत्तियां भी खत्म नहीं हुईं। भारत का कहना था कि यह उसकी जमीन पर बना प्रोजेक्ट है और उसका अधिकार है। पाकिस्तान का तर्क था कि अंतरराष्ट्रीय नदी में ऊपर की तरफ बैठा देश नीचे की तरफ बहने वाले पानी पर अकेले हक नहीं जता सकता। दोनों अपने अपने तर्कों पर टिके रहे, यानी बैराज बन रहा था, लेकिन उसके साथ एक विवाद भी ईंट दर ईंट ऊंचा होता जा रहा था। 1960 का दशक खत्म होते होते फरक्का की जमीन पर एक ऐसा ढांचा उभर रहा था जैसा भारत ने पहले कभी नहीं बनाया था। गंगा पर बैराज बनाना सिर्फ कंक्रीट डालने का काम नहीं था, यह एक ऐसी नदी के बीच खड़ा होने की कोशिश थी जो हर साल अपना तेवर बदलती है। मानसून में उफनती, बहाव बदलती, किनारे काटती, तलहटी बदलती गंगा के बीच एक स्थायी ढांचा खड़ा करना इंजीनियरिंग की बड़ी परीक्षा थी। हर मौसम अपने साथ नई शर्त लेकर आता था। निर्माण साल दर साल आगे बढ़ता रहा। सर्दियों और अपेक्षाकृत शांत मौसम में असली प्रगति होती, फिर बरसात का मौसम आते ही पूरा समीकरण बदल जाता। यही वजह थी कि यह काम जल्दी पूरा होने वाला नहीं था। यह एक लंबी दौड़ थी। धीरे धीरे जो ढांचा सामने आया वह आकार में भी विशाल था और उद्देश्य में भी। मुख्य बैराज की लंबाई 2245 मीटर रखी गई। इसमें कुल 109 गेट बनाए गए ताकि गंगा के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सके। इसके साथ दाहिने किनारे पर हेड रेगुलेटर बनाया गया, जहां से पानी फीडर कैनाल की ओर छोड़ा जाना था। यही वह बिंदु था जहां से पूरे प्रोजेक्ट का असली मकसद शुरू होता था, पानी को रोकना नहीं, मोड़ना। फीडर कैनाल लगभग 38.38 किलोमीटर लंबी बनाई गई। इसकी क्षमता इस तरह रखी गई कि इससे लगभग 40,000 क्यूसेक्स पानी भागीरथी हुगली तंत्र की तरफ ले जाया जा सके। यही वह जलधारा थी जिससे उम्मीद की गई कि हुगली का बहाव मजबूत होगा, गाद हटेगी और कोलकाता बंदरगाह की सांसें फिर लंबी होंगी। इस पूरे कॉम्प्लेक्स में नेविगेशन लॉक भी बनाया गया ताकि नदी यातायात पूरी तरह ठप न हो। जंगीपुर बैराज को भी इस व्यापक जल प्रबंधन ढांचे का हिस्सा बनाया गया ताकि भागीरथी की ओर जाने वाले प्रवाह को नियंत्रित किया जा सके। बाढ़ नियंत्रण, तट सुरक्षा, एंटी इरोजन कार्य और दोनों तरफ लंबे बंधों जैसी व्यवस्थाएं भी की गईं, क्योंकि इतने बड़े बैराज का असर सिर्फ पानी के एक बिंदु पर नहीं, पूरे इलाके पर पड़ना तय था। फरक्का कॉम्प्लेक्स में रेल सह सड़क संपर्क भी जोड़ा गया, जिसने इस प्रोजेक्ट को सिर्फ जल ढांचे तक सीमित नहीं रहने दिया। यह एक रणनीतिक लिंक भी बन गया, खासकर पूर्वोत्तर भारत के संपर्क के लिहाज से। यानी यह बैराज पानी, परिवहन और क्षेत्रीय संपर्क तीनों स्तरों पर अहम बन चुका था। कई वर्षों की मेहनत, भारी निवेश, हजारों मजदूरों का श्रम और इंजीनियरों की लंबी जद्दोजहद के बाद 1970 के दशक के बीच तक फरक्का लगभग तैयार था। भारत के लिए यह एक इंजीनियरिंग उपलब्धि थी, लेकिन जिस क्षण यह चालू होने वाला था, तब तक
राजनीतिक दुनिया बदल चुकी थी। अब सामने सिर्फ एक बंदरगाह को बचाने का सवाल नहीं था, अब सामने एक नया देश था, बांग्लादेश। और वही पानी था जिसके लिए विवाद और तीखा होने वाला था। 21 अप्रैल 1975 मुर्शिदाबाद की उस सुबह जब फरक्का बैराज से पानी पहली बार फीडर कैनाल की ओर मोड़ा गया, तो भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण था। एक दशक से ज्यादा की मेहनत, भारी खर्च, लंबे निर्माण चक्र और आखिरकार वह पल जब गंगा का पानी हुगली की ओर बढ़ा, उस सपने के साथ कि कोलकाता बंदरगाह फिर मजबूत सांस ले सकेगा। लेकिन इस उद्घाटन के ठीक पहले एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी। 18 अप्रैल 1975 को भारत और बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति के जरिए व्यवस्था बनी कि बैराज को 41 दिनों तक एक तय शेड्यूल के हिसाब से चलाया जाएगा। 21 अप्रैल से 31 मई 1975 तक यह पहला ट्रायल रन था। यानी फरक्का की शुरुआत सिर्फ इंजीनियरिंग ऑपरेशन नहीं थी, वह एक संवेदनशील कूटनीतिक अभ्यास भी थी। उस समय उम्मीद की एक वजह भी थी। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर नया देश बना था। भारत ने उसकी आजादी में अहम भूमिका निभाई थी। 1972 में दोनों देशों के बीच दोस्ती संधि हुई थी और ज्वाइंट रिवर्स कमीशन भी बनाया गया था। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में ढाका और दिल्ली के रिश्तों में गर्मजोशी थी। इसलिए यह लग रहा था कि पानी का यह विवाद बातचीत से संभल जाएगा। लेकिन यह दौर बहुत जल्दी बदल गया। 15 अगस्त 1975 को ढाका में सैन्य तख्ता पलट हुआ और शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। बांग्लादेश की राजनीति रातों रात बदल गई। भारत के साथ भरोसे का जो ढांचा खड़ा हुआ था वह हिल गया और फरक्का का सवाल अचानक कहीं ज्यादा विस्फोटक बन गया। पहला 41 दिन का प्रबंध खत्म हुआ, लेकिन पानी का मुद्दा खत्म नहीं हुआ। बांग्लादेश की नई सरकार को यह डर सताने लगा कि भारत बिना स्थायी समझौते के सूखे मौसम में ज्यादा पानी मोड़ता रहेगा। अविश्वास बढ़ा, आरोप तेज हुए और 1976 आते आते यह विवाद खुलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंच गया। बांग्लादेश में पद्मा के प्रवाह में कमी को गंभीर संकट की तरह देखा जाने लगा। दक्षिण पश्चिमी इलाकों में खेती, नदी परिवहन, मत्स्य जीवन और खारे पानी के बढ़ते असर को लेकर चिंता बढ़ी। वहां यह भावना मजबूत हुई कि फरक्का सिर्फ भारत का प्रोजेक्ट नहीं रहा, अब यह बांग्लादेश के लिए अस्तित्व का सवाल बन चुका है। फिर ढाका ने यह लड़ाई दुनिया के सामने ले जाने का फैसला किया। पहले यह मुद्दा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मंच पर उठा। फिर 1976 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 31वें सत्र में बांग्लादेश ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। 26 नवंबर 1976 को महासभा ने सर्वसम्मति से दोनों देशों से कहा कि वे बातचीत के जरिए समाधान निकालें। यह बांग्लादेश की एक बड़ी कूटनीतिक सफलता थी। भारत के लिए यह असहज क्षण था। जिस देश की आजादी में उसने मदद की थी, वही अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसके खिलाफ खड़ा था। दुनिया देख रही थी कि एक नदी का पानी दो पड़ोसी देशों के रिश्तों को कितनी तेजी से बदल सकता है। दिसंबर 1976 में बातचीत फिर शुरू हुई, लेकिन अब मेज पर सिर्फ जल विज्ञान नहीं था, साथ में अविश्वास, चोट और राजनीतिक तनाव भी बैठा था। दिसंबर 1976 की बातचीत आसान नहीं थी। दोनों तरफ शिकायतें थीं। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र के मंच से नैतिक बढ़त लेकर आया था और भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। लेकिन उस दौर की बातचीत से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। पानी वहीं रहा, विवाद वहीं रहा और समाधान फिर टल गया। फिर 1977 आया और उसके साथ दोनों देशों की राजनीति भी बदली। भारत में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, बांग्लादेश में जिया-उर रहमान सत्ता में थे। माहौल बदला और उसी बदले हुए माहौल से 5 नवंबर 1977 का समझौता निकला। यही पहला औपचारिक, लिखित और हस्ताक्षरित फरक्का समझौता था। यह समझौता 5 साल के लिए था और इसमें एक ऐसी बात थी जिसे बांग्लादेश ने बहुत महत्वपूर्ण माना, गारंटी क्लॉज। इसका मतलब यह था कि अगर किसी 10 दिन की अवधि में पानी तय स्तर से कम पड़ जाए, तब भी बांग्लादेश को निर्धारित हिस्से का कम से कम 80% मिलना चाहिए। यह व्यवस्था इसीलिए अहम थी क्योंकि बांग्लादेश की सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि जब पानी कम होता है तो नुकसान नीचे की ओर बहने वाले देश को डिस्प्रोपोर्शनेट तौर पर झेलना पड़ता है। 1977 का समझौता इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार पानी बांटने की शर्तें कागज पर साफ दिखीं, लेकिन इसकी सीमा भी उतनी ही साफ थी। यह स्थायी हल नहीं था। 5 साल के भीतर आगे की बड़ी रणनीति तय होनी थी। गंगा में सूखे मौसम के प्रवाह को कैसे बढ़ाया जाए,
ऊपर के इस्तेमाल और नीचे की जरूरत के बीच लंबी अवधि का संतुलन कैसे बने, इन सवालों पर वह प्रगति नहीं हो सकी जिसकी उम्मीद की गई थी। 1982 में यह समझौता खत्म हुआ। उसके बाद एक नया दौर शुरू हुआ, लेकिन वह पहले से ज्यादा कमजोर था। 1982 में जो व्यवस्था बनी वह एक MOU के रूप में थी, पूर्ण संधि की तरह नहीं, और इसमें 1977 वाली गारंटी क्लॉज नहीं रही। बांग्लादेश के लिए यह बड़ा झटका था, क्योंकि जो न्यूनतम सुरक्षा पहले मिली थी वह हट चुकी थी। 1988 में एक और MOU हुआ, लेकिन ढांचा वही कमजोर रहा, और फिर 1988 के बाद तो स्थिति और ज्यादा अनिश्चित हो गई। 1989 से 1996 तक दोनों देशों के बीच फरक्का के पानी को लेकर कोई औपचारिक दीर्घकालिक समझौता नहीं था। बैराज चलता रहा, पानी बंटता रहा, लेकिन भरोसा नहीं बन पाया। यही वह खतरनाक खालीपन था जिसमें हर सूखे मौसम के साथ तनाव बढ़ता गया। बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में नदी प्रवाह, सिंचाई, खारे पानी के प्रवेश और मत्स्य जीवन पर असर की शिकायतें बढ़ती रहीं। दूसरी ओर भारत में भी दबाव कम नहीं था। कोलकाता बंदरगाह के लिए हुगली में पर्याप्त पानी बनाए रखना जरूरी समझा जाता रहा। पश्चिम बंगाल की चिंता साफ थी, अगर पर्याप्त प्रवाह नहीं मिला तो बंदरगाह और नदी चैनल दोनों पर असर पड़ेगा। यानी दोनों तरफ जरूरतें असली थीं, दोनों तरफ दबाव असली था, और दोनों के बीच भरोसा सबसे कमजोर कड़ी बना रहा। 1989 से 1996 का यह दौर एक कड़वा सबक था। सांझी नदी पर अगर बातचीत रुक जाए तो नुकसान सिर्फ संबंधों का नहीं होता, पूरा नदी तंत्र उसकी कीमत चुकाता है। लेकिन 1996 में कहानी ने फिर मोड़ लिया। 1996 में दोनों देशों की राजनीति में एक ऐसा बदलाव आया जिसने फरक्का विवाद को फिर से बातचीत की मेज पर गंभीरता से ला खड़ा किया। बांग्लादेश में अवामी लीग सत्ता में लौटी और शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी। उनके लिए यह मुद्दा सिर्फ नीति का विषय नहीं था, इतिहास की चोट से जुड़ा मामला भी था। भारत में HD देवेगौड़ा की सरकार थी। दोनों तरफ यह इच्छा दिखी कि अब लंबे खालीपन की जगह एक स्थायी ढांचा बनाया जाए। 12 दिसंबर 1996 को नई दिल्ली में वह हुआ जिसका इंतजार लंबे समय से था। भारत और बांग्लादेश ने गंगा के पानी के बंटवारे पर 30 साल की संधि पर हस्ताक्षर किए। यही 1996 की गंगा जल संधि है। यह सिर्फ एक अस्थायी समझौता नहीं थी, बल्कि सूखे मौसम में पानी बांटने के लिए एक दीर्घकालिक ढांचा थी। इस संधि का केंद्र था एक तय फार्मूला। 1 जनवरी से 31 मई तक के सूखे मौसम में हर 10 दिन की अवधि के आधार पर फरक्का पर उपलब्ध पानी को मापा जाना था। उसी उपलब्धता के हिसाब से बंटवारा होना था। अगर पानी 75,000 क्यूसेक्स से ज्यादा हो तो भारत 40,000 क्यूसेक्स ले सकता था और बाकी बांग्लादेश को मिलना था। अगर प्रवाह 70,000 से 75,000 क्यूसेक्स के बीच हो तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक्स मिलना था और बाकी भारत को। और अगर पानी 70,000 क्यूसेक्स से नीचे हो तो उसे दोनों देशों के बीच बराबर बांटना था। लेकिन संधि की सबसे अहम परत सिर्फ यही फार्मूला नहीं था। 11 मार्च से 10 मई के बीच, जब गंगा का प्रवाह सबसे संवेदनशील दौर में होता है, वहां बारी बारी से 10 दिन की अवधियों में दोनों देशों के लिए 35,000 क्यूसेक्स की व्यवस्था रखी गई। साथ ही यह भी तय हुआ कि अगर किसी 10 दिन की अवधि में फरक्का पर उपलब्ध पानी 50,000 क्यूसेक्स से नीचे चला जाए तो दोनों देश तुरंत आपात बातचीत करेंगे। इस संधि के लागू होने और निगरानी के लिए संयुक्त समिति बनाई गई, जिसे दोनों तरफ के आंकड़े देखने, प्रवाह की निगरानी करने और नियमित रिपोर्ट देने का काम सौंपा गया। यह 1977 के समझौते से बड़ा कदम था। वह 5 साल की व्यवस्था थी। यह 30 साल का ढांचा था। वह एक अस्थायी राहत थी। यह एक लंबी अवधि का नियम तंत्र था। फिर भी कमजोरी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। बांग्लादेश के विशेषज्ञों ने जल्दी ही इस बात की तरफ इशारा किया कि 1977 के समझौते वाली 80% गारंटी अब इस रूप में मौजूद नहीं थी। यानी अगर वास्तविक प्रवाह लगातार घटता जाए तो कागजी फार्मूला रहते हुए भी नीचे की तरफ मिलने वाला पानी उम्मीद से कम पड़ सकता है। फिर भी 1996 की संधि ने एक बड़ा काम किया। उसने अनिश्चितता के लंबे दौर को रोका। 1989 से 1996 के बीच जो खालीपन था वह भरा गया। दोनों देशों ने कम से कम इस बात पर सहमति बनाई कि साझा नदी को साझा नियमों के तहत चलाना होगा। लेकिन कागज पर बना नियम और जमीन पर बहती नदी हमेशा एक जैसे नहीं चलते। आने वाले बरसों में यही सामने आने वाला था। संधि पर दस्तखत हो गए।
फार्मूला तय हो गया। लेकिन जब पानी असल दुनिया में बंटता है तो उसका असर कागज से नहीं, खेतों, नदियों, मछलियों और लोगों की जिंदगी से मापा जाता है। बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में वर्षों तक यह शिकायत बनी रही कि सूखे मौसम में पद्मा और उसकी सहायक धाराओं का प्रवाह कमजोर पड़ता है। जहां कभी चौड़ी जलधाराएं थीं, वहां कई जगह पानी उथला दिखने लगा। खेती पर दबाव बढ़ा, पीने के पानी की समस्या बढ़ी और जब ताजा पानी कम होता है तो समुद्र का खारा पानी अंदर की ओर बढ़ने लगता है। यही चिंता वहां के नदी तंत्र और तटीय पारिस्थितिकी के साथ जुड़ती गई। सुंदरवन पर पड़ने वाले असर को लेकर भी सवाल उठते रहे। यह दुनिया के सबसे संवेदनशील मैंग्रोव तंत्रों में से एक है और इसका संतुलन मीठे और खारे पानी के नाजुक अनुपात पर टिका है। जब ऊपर से आने वाला ताजा पानी घटता है तो यह संतुलन दबाव में आता है। फिर आती है हिल्सा की कहानी। इलिश सिर्फ एक मछली नहीं, बांग्लादेश की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। यह समुद्र से नदी की ओर ऊपर चढ़कर अंडे देने जाती है। फरक्का के बाद इसके प्रवास पर असर को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही। भारत के ऊपरी गंगा क्षेत्रों में हिल्सा की उपस्थिति घटने की बात भी कई बार सामने आई। बाद के वर्षों में फिश पास या फिश लैडर जैसे उपायों पर काम शुरू हुआ, जो इस बात की स्वीकारोक्ति भी थी कि नदी के प्राकृतिक प्रवाह को रोकने का असर सिर्फ इंसानों पर नहीं, जीव जंतुओं पर भी पड़ता है। लेकिन कहानी एक तरफा नहीं थी। भारत में भी फरक्का को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। बिहार में कई लोगों और विशेषज्ञों ने यह तर्क दिया कि बैराज के ऊपर की ओर गाद जमने और बाढ़ के पैटर्न पर इसका असर पड़ता है। मालदा और मुर्शिदाबाद में नदी कटाव की समस्या लंबे समय से गंभीर रही है। हर साल किनारे टूटते हैं, जमीन नदी में समाती है और परिवार उजड़ते हैं। यानी जिस बैराज को एक समस्या के हल के रूप में बनाया गया था, उसी के इर्द गिर्द नई समस्याओं की परतें भी खड़ी होती चली गईं। और कोलकाता बंदरगाह, फरक्का ने हुगली में पानी बढ़ाने में भूमिका निभाई, इसमें संदेह नहीं। लेकिन जिस उम्मीद से इसे बंदरगाह की अंतिम रक्षा रेखा माना गया था, वह पूरी तरह सच नहीं हुई। गाद की समस्या खत्म नहीं हुई। ड्रेजिंग आज भी जरूरी है, यानी फरक्का ने राहत दी, मगर पूरी मुक्ति नहीं। अब सवाल भविष्य का है। 1996 की संधि दिसंबर 2026 में 30 साल पूरे करेगी। इस बीच संयुक्त समिति की बैठकें लगातार होती रही हैं। मार्च 2025 में कोलकाता में इसकी 86वीं बैठक हुई, जहां तकनीकी समीक्षा और डेटा पर चर्चा हुई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2026 के बाद क्या होगा? संधि को कैसे देखा जाएगा? किस आधार पर नवीनीकृत किया जाएगा? और क्या पुराना फार्मूला आज की नदी पर उतना ही लागू होता है जितना 1996 में माना गया था? बांग्लादेश की चिंता है कि जलवायु परिवर्तन, बदलते मानसून, ऊपरी हिस्सों में बढ़ते जल उपयोग और बदलते प्रवाह ने गंगा के स्वभाव को प्रभावित किया है। भारत के भीतर भी पश्चिम बंगाल की अपनी चिंताएं हैं। कोलकाता बंदरगाह, सिंचाई, नदी प्रबंधन और राज्य की जरूरतें इस पूरे सवाल से जुड़ी हुई हैं। फरक्का बैराज आज भी खड़ा है। उसके गेट रोज खुलते हैं, बंद होते हैं, पानी को एक दिशा से दूसरी दिशा में मोड़ा जाता है। लेकिन यह ढांचा सिर्फ कंक्रीट, इस्पात और गेटों का ढांचा नहीं है। यह उस फैसले की निशानी है जिसमें एक बंदरगाह को बचाने की कोशिश ने दो देशों के बीच दशकों लंबा जल विवाद खड़ा कर दिया। फरक्का की कहानी हमें एक सीधी बात समझाती है। जब आप किसी नदी को रोकते हैं तो आप सिर्फ पानी का रास्ता नहीं बदलते, आप खेती, मत्स्य जीवन, बंदरगाह, गांव, सीमाएं, राजनीति और आने वाली पीढ़ियों का रिश्ता भी बदल देते हैं। तो यह थी फरक्का बैराज की पूरी कहानी। एक बंदरगाह को बचाने के इरादे से शुरू हुई, एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद में बदली और आज भी एक ऐसे सवाल पर आकर खड़ी है जिसका जवाब पूरी तरह किसी के पास नहीं है। अगर आपको द ब्लूप्रिंट हिंदी की ऐसी गहरी और असली मेगा प्रोजेक्ट कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम फिर एक ऐसे ढांचे की कहानी लेकर आएंगे जिसने सिर्फ जमीन नहीं, इतिहास भी बदला।